तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और ये काफ़ी कंसाइज नोट है, तो इसको क्विक रिवीजन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री जो है, लाइक जैसे पैलेयोलिथिक, स्टोन एज से होते हुए हम आपको क्रोनोलॉजी के वे में हम लोग सारा चीज़ एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि जो ये कहाँ से आया, हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया था। ये ग्रीक वर्ड जो है, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिका से इसका, तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड हिस्टोरिका से हुई है। और इसका मतलब होता है इंक्वायरी, मतलब पास्ट की जो है इंक्वायरी करनी जो होती है, वो होता है आपका हिस्ट्री। तो जो हेरोडोटस थे ग्रीक, इन्होंने सबसे पहले वर्ड यूज़ किया हिस्टोरिका। ठीक है, और इसीलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ द हिस्ट्री भी बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, और हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए इसको तीन भाग में बांट सकते हैं, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो सबसे पहले हम एंशियंट इंडिया की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हमको एंशियंट इंडिया के बारे में कैसे पता चला। तो उसके लिए सोर्सेस वगैरह चाहिए होगा हमको। सोर्सेस में आप देखेंगे मेन सोर्सेज लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, तो लिटरेरी में इंडियन और फॉरेन, जैसे कोई फॉरेन ट्रैवलर है या फिर किसी का कोई भी अकाउंट है, अगर वो उसने इंडिया के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लिटरेचर हो जाता है। और इंडिया के जो लोगों ने जो लिखा है वो तो है ही। तो लिटरेरी सोर्स में आप देखेंगे कि दो पार्ट है। एक तो स्क्रिप्चर है, मेनली ये रिलीजियस ही होता है। और दूसरा जो है नॉन रिलीजियस और सेकुलर, जैसे इकोनॉमी वगैरह के बारे में अगर बात की गई हो, ज्योग्राफी के वगैरह के बारे में बात की गई हो, तो वो सब जो है इस केस में आता है। और स्क्रिप्चर्स अगेन ब्राह्मणिक है और नॉन ब्राह्मणिक है। और नॉन ब्राह्मणिक में बुद्धिज्म वगैरह आता है। ठीक, तो अब ये हो गया आपका सोर्स। अब सोर्स में कौन कौन से सोर्स हैं जिसमें क्या क्या मिला वो हम देख लेते हैं। तो ये उसी का चार्ट बनाया हुआ है कि सोर्स जो है एक लिटरेरी होगा, एक आर्कोलॉजिकल होगा, फिर उसमें स्क्रिप्चर्स होगा और नॉन रिलीजियस होगा। और आज आर्कोलॉजिकल में आपका रिकॉर्ड, कॉइन, मेमोरियल्स, कल्चर, पेंटिंग और हिस्टोरिकल बायोग्राफी में आपका कुछ ब्राह्मणिक होगा, कुछ नॉन ब्राह्मणिक होगा। मतलब ब्राह्मणिक में आप देखिए वेदास, पुराणास, आरण्यका, उपनिषद, ब्राह्म, महाभारत, स्मृत लिटरेचर। और नॉन ब्राह्मणिक में जैन, बुद्धिस्ट और रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्राह्मणिक लिटरेचर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मणिक लिटरेचर जो है, ये जो है काफ़ी डिटेल में आपको मिलता है। ठीक है, और इससे हमको एंशियंट इंडिया के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी मिलती है। तो जब सबसे पहले जो है वेदास की ही बात कर लेते हैं। तो वेद या वेदास को भी दो भागों में बांटा जाता है। जैसे वेद है इसका, तो एक जो है ऋग्वैदिक है यानी एंशियंट, और उसका लेटर वैदिक। लेटर वैदिक में उसके जो डेवलपमेंट है, जैसे सामवेद हुआ, अथर्ववेद हुआ। ठीक है, ये सब जो है लेटर वैदिक में आते हैं। तो इसको जो है ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर माना जाता है वेदास को। और उसने जो हाईलाइट किया है उसे रिलीजियस भी है, सोशल भी है, कल्चरल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल लाइफ है, आर्यन पीरियड का। तो जो आर्यन पीरियड है या वैदिक पीरियड भी बोलेंगे, इसमें जो है केवल रिलीजन की बात नहीं की गई है। नॉर्मली लोग इसको रिलीजियस बुक, हिंदुइज्म की बुक मानते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ये जो है वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ की भी बात की गई है, सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, इकोनॉमी की भी बात की गई है। आप सोचिए एक ऐसी बुक है। और ठीक है, और महर्षि जो है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो है, ये इसके कंपाइलर माने जाते हैं। कंपाइलर नॉट राइटर, कंपाइल किया इन्होंने। इन्होंने जैसे तितर बितर थे जो वेदास इधर उधर लिखे हुए थे, सोसाइटी की जो चीज़ें लिखी हुई थी इधर उधर, उसको इन्होंने कंपाइल किया। ठीक है, और वेद आप सबको पता है कि वेद चार होते हैं। आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको इसी इसी सीरीज में याद भी करने से इजी रहता है। ठीक है, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। अब टेक्स्ट की बात कर लेंगे, तो जैसे इसमें देखेंगे कि आप ब्रह्मा मीन्स जो है यज्ञ होता है। ठीक है,
ब्राह्मणिक टेक्स्ट बोला जा रहा है ना इसमें, इसमें ब्राह्मणिक है, ब्राह्मणिक, इसको ब्राह्मण से मत जोड़िएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यज्ञ होता है। तो जो जो भी टेक्स्ट है उसका यज्ञ थीम रहेगा उसके, और थीम एज यज्ञ इज कॉल्ड ब्राह्मण्स। देयर आर डिफरेंट टेक्स्ट ईच वेदा, ठीक है। तो अब उसका यज्ञ है ये। अब आप उसके देखेंगे कि उसके पार्ट हैं, जैसे आरण्यका हो गया। आरण्यका में जो है ये लास्ट पार्ट जो है ब्राह्मण स्क्रिप्चर का, इसको माना जाता है, और इसमें फिलोसॉफिकल और मिस्टिकल सब्जेक्ट इसकी के बारे में इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो हर वेद का एक आरण्यका होगा, इसमें क्या होगा, फिलोसफी की बात की गई होगी, ठीक है। तो और इसको आरण्यका इसलिए भी बोलते हैं कि फॉरेस्ट में, जंगल में इसको, अब फिलोसफी वगैरह लिखने के लिए थोड़ा जंगल वंगल में जाना पड़ता है ना, थोड़ा सोच समझ के इसका साइंस लिखने के लिए। टोटल जो है 7 आरण्यका है। अब वो उपनिषद, अब उपनिषद जो है इसमें अगेन उसको मतलब थोड़ा इलोबोरेट किया गया है। तो अब देखिए इसमें लिखा है कि ऊपर मतलब आपको नज़दीक बैठना है, निषद मतलब आपको बैठ करके जो सीक्रेट नॉलेज है उसका इंक्वायरी कर करके टीचर जो है उपनिषद बनाएगा, मतलब उसी को एलोबरेट करके, ठीक है। तो और वेदांता जो है वो लास्ट पार्ट है, वेद अंत यानी लास्ट पार्ट ऑफ वेदांत, ठीक है। तो उपनिषद में आप देखेंगे कि फिलोसॉफिकल जो है आइडियाज़ वगैरह मिलेंगे, ठीक है। और नेशनल मोटो हमारा जो सत्यमेव जयते है, जो सारनाथ के अशोक पिलर से लिया हुआ है, वहाँ पे भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से ये जो है सत्यमेव जयते जो है उठाया गया है, ठीक है। फिलोसफी वगैरह की बात की गई है। अब हम लोग वेदांग कर लेते हैं। तो जो वेद है उसके अंग भी हैं। अब वेद जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है ना। तो 6 सूत्र के आपको सूत्र मिलेंगे। शिक्षा, कल्प यानी रिचुअल, शिक्षा, व्याकरण, व्याकरण से संबंधित भी मिलेंगे, निरुक्ता, एटोमोलॉजी, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, चंद, छंद, छंद बोलने से इसको ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये 6 हो गए। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 6 क्या वेदांग क्या क्या है, वेद के अंग, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी रहेंगी, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि शिक्षा, कल्प, कल्प का क्या मतलब है, रिचुअल, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ठीक है। ये 4। अब सूत्र की बात कर लेते हैं। सूत्र, अब जो है सूत्र जो है, लिटरेचर जो है, ये जो है वेद को इंटैक्ट रखता है, ठीक है। अब उसमें देखेंगे कि जो सूत्र है वो कल्प से निकला हुआ है। तो कल्प को फर्दर 3 भागों में बांट सकते हैं। एक सूता सूत्र है, ये सेक्रीफाइशियल रिचुअल है, और गृह सूत्र, इसमें डोमेस्टिक रिचुअल्स के बारे में बात की गई है। और सूत्र मतलब रिचुअल हो गया तो उसको फर्दर बांट गया। और धर्म सूत्र जिसमें रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल ड्यूटी दी हुई है। अब ऐसे ही स्मृति है, तो स्मृति जो है वो पॉलिटिकल धर्म सूत्र से निकली हुई है। तो वो 3 कई तरह की है, जैसे मनुस्मृति है, याकलव्य स्मृति है, पारस स्मृति है, नारद स्मृति है और बृहस्पति स्मृति है। तो 1 2 3 4 5, 5 स्मृति का लोग याद रखें। तो मनुस्मृति जो उसमें है वो जो मोस्ट एंशियंट है और ऑथेंटिक है, इसको थोड़ा सा माना जाता है, ठीक है। और जो मनुस्मृति की जो कमेंट्री लिखी है उसने, तो मेधातिथि ने लिखी है, गोविंद राज ने लिखी है, भारुचि ने लिखी है, कुल्लकपट में लिखी है। तो होता ये है कि चीज़ें हैं तो, लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्म में मिलती नहीं है। इस पे जो कमेंट्री रहती है वही हमको मिलती है, ठीक है। अब कोई ये बोलता है कि ये मेरा वाला ओरिजिनल है, कोई ये बोलता है मेरा, लेकिन वो सब कमेंट्री ही रहती है, ठीक है। अपना लोग मिला कर थोड़ा बहुत लिख देते हैं। तो और कमेंटर किसने, एकलव्य स्मृति के कौन कौन है, विश्वरूप हैं, विज्ञानेश्वर हैं और अपारक, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत व्याकरण सूत्र ऑफ पट। अब व्याकरण पे बेस्ड कोई अगर अ, कोई बुक है तो वो है अष्टाध्यायी। इन्होंने ये किसने लिखी है, तो पढ़नी ने लिखी है, ठीक है। अब पुराना की बात कर लेते हैं। पुराण की तो 18 पुराण है, ये तो लगभग सबको पता होगा। और ऑथर ऑफ द पुराना वाज महर्षि लोमहर्ष, और उसके सन जो है उग्र सर्व है, ठीक है। ये ऑथर है। अगेन इसको भी कंपाइल कौन करेगा,
आपके वेद व्यास जी ही करेंगे। इन द पुराना देर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ रूल ऑफ किंग कलियुगा। अब इसमें क्रोनोलॉजी दी हुई है, मैक्सिमम किंग वगैरह की क्रोनोलॉजी दी हुई है कि किंग में जो जो कलयुग में जो राजा होंगे वो कौन कौन लोग होंगे। और इसमें मत्स्य पुराण जिसमें सातवाहन वगैरह के लोगों की चीज़ें दी हुई हैं वो ऑथेंटिक है। और तो अब देखिए इसमें डायनेस्टीज को भी मैं बोल रहा था ना कि पुराण में जो है राजाओं की बात की गई है। तो राजाओं में आप देखेंगे कि विष्णु पुराण में मौर्य डायनेस्टी की बात की गई है। ठीक है, इसमें अशोक वर्धन वगैरह का नाम मिलेगा आपको। और मत्स्य पुराण में जैसे मैं बता रहा था कि आंध्रा सातवाहन और सुंग डायनेस्टी की बात की गई है। और वायु पुराण में आपको गुप्ता डायनेस्टी की बात की गई है। ठीक है, तो अब ये पूछता है, एक बार एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा पुराण में किस मतलब बात की गई। आप देखेंगे मत्स्य पुराण में भी मौर्य का हालांकि जिक्र है, लेकिन डेडिकेटली जो है ये जो लिखा हुआ है ये आप इसी को याद रखेंगे। और एपिक जो है, दो एपिक है, इसमें रामायण है और महाभारत है, और ये इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विथ वेदास। ठीक है, तो रामायण का कंपोजर कौन थे, तो महर्षि वाल्मीकि थे। और महाभारत के कंपोज करने वाले थे वेद व्यास। तो अब ये महाभारत जो है ये वेद व्यास जी ने इसको लिखा है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो महाभारत में पहले 1 लाख श्लोक थे। ठीक है, इसीलिए इसको सप्तषष्ठी संहिता कहा जाता था, 1 लाख श्लोकों का कलेक्शन कहा जाता था। ठीक है, पहले। बाद में जो है इसमें चीज़ें और जोड़ दी गई, इधर उधर की स्टोरीज वगैरह को जोड़ करके इसको महाकाव्य बनाया गया। और ये जो है उस समय के सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल कंडीशन को बताता है। ठीक है, अब ब्रह्मतंत्र जो लिटरेचर है, जैसे नॉन ब्राह्मणिक जो लिटरेचर है उनमें से सबसे पहले आएगा बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर में सबसे पहले तो हम लोग त्रिपिटक, जो सबसे फेमस है त्रिपिटक, 3 पिटक, जिसमें सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। तो अब इसमें देखिए सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म, मतलब जो भी आपको नॉलेज वगैरह चाहिए बुद्धिज्म से रिलेटेड वो सुत्त पिटक में मिलेगा। ठीक है, अब उसमें जो है बुद्धास की फॉर्मल बर्थ की स्टोरी, जातकाज वगैरह का मिलेगा। और जो एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो पाली लैंग्वेज में आपको मिलेगा। ठीक है, पाली लैंग्वेज में। अब इसमें जो है ये सब जो वैदिक लिटरेचर हम लोग देख रहे थे, इसका लैंग्वेज क्या था, इसका लैंग्वेज संस्कृत था। ठीक है, संस्कृत। अब इसका जो लैंग्वेज है वो बात। और दीप वंश और महावंश ये जो है मौर्यन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो इसमें जो है पुराण में जो है मौर्य हिस्ट्री के बारे में कौन बता रहा था, तो वो था आपका कौन सा पुराण था, तो इसमें आप देखेंगे विष्णु पुराण था, मौर्य डायनेस्टी के बारे में बात कर रहा था। और इसमें जो है दीप वंश और महावंश जो है ये, अब तो 2 जगह मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में मिल गया ना, तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग ऑथेंटिक मानना शुरू कर देंगे। ठीक, एक जगह तो मिल नहीं रहा है, दो लिटरेचर में इसका नाम आ गया। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, महावत्सु और ललित विस्तार जो है ये जो है अ, संस्कृत में लिखा हुआ है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है पुराने जो ग्रंथ हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, और उसके बाद वाले जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो इसीलिए जो बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग हिस्ट्री को देखते हैं वो लोग ये बोलते हैं कि संस्कृत जो है वो पाली के बाद आया हुआ है। अब यहाँ पे वैदिक लिटरेचर में क्या है, पाली का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये लोग डायरेक्ट संस्कृत से स्टार्ट किए हैं। तो ये लोग ये बोलते हैं कि हमारा पुराना है। तो आपको समझ में आ गया ना इनको पीछे क्या रीज़न। अब जैन लिटरेचर की बात कर लेते हैं। जैन लिटरेचर में आप देखेंगे कि इसको अगमा कहा जाता है, अगमा। ठीक है, भगवती सूत्र में जो है महावीर की लाइफ की बात की गई है। ठीक है, और कल्प सूत्र जो है वो हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म की बात करता है। और कल्प सूत्र को भद्रबाहु ने लिखा था। ठीक है, भद्रबाहु ने जैन टेक्स्ट को प्राकृत लैंग्वेज में किया गया था। अब देखिए, अब उस समय जो जैन था, बुद्धिज्म था, ये सब लोग प्राकृत लैंग्वेज को करते, प्राकृत। प्राकृत जो है सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज का यही रीजन है, इसको प्राकृत लैंग्वेज को सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन स्क्रिप्चर इज हेमचंद्र का परिसित पर्वन पर्वन परसित पर्वन। ठीक है, परिसित पर्वन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हालांकि इतना एंशियंट नहीं है, ये थोड़ा लेटर पीरियड में लिखा गया है, प्री मेडिवल बोल सकते हैं आप। और जो फाइनल कंपाइलेशन है जैन टेक्स्ट का वो जो है वल्लभी सिटी
गुजरात में हुआ है 6th सेंचुरी में। वही बोल रहा था कि थोड़ा सा बात का है। अब इधर हम लोग जो है वो BC वगैरह की बात कर रहे थे। तो ये हो गया रिलीजियस टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब रिलीजियस टेक्स्ट में ये ब्राह्मणिक था, पुराण वगैरह, और नॉन, अब नॉन रिलीजियस टेक्स्ट में चले जाते हैं, लिटरेचर में चले जाते हैं। अब ऐसी चीज़ें जो रिलीजियस बेस्ड नहीं रहेंगी, ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये जो है वैसा माना जाता है कि मौर्यन डायनेस्टी, अब देखिए तीसरी बार मैंने मौर्यन डायनेस्टी आ रही है, तो ऐसा माना जाता है कि ये इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये भी, ये कोई धर्म की बात तो की नहीं, इसीलिए इसकी आप देखेंगे उस तरीके से इसकी पूजा वगैरह भी नहीं की जाती है। तो हिस्टोरिकल और सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो है, अब ये नॉन सेकुलर हैं और नॉन रिलीजियस हैं, तो इनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं। और अर्थशास्त्र को पहली पॉलिटिकल बुक भी मानी जाती है, ठीक है। अर्थशास्त्र में आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे फिर आ गया ना कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात की गई, थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज की बात की गई है। तो अब इसकी वजह से इसको अब मॉडर्न डायनेस्टी का फिर से तीसरा जगह आपको मिल गया, बुद्धिज्म में मिल गया, ब्राह्मणिज्म में मिल गया, और आपका, तो अब देखिए अब मुद्रा राक्षस भाई विशाख दत्त, अब ये देखिए ये भी मौर्यन डायनेस्टी के बारे में ही लिखा हुआ है। अब देखिए चौथा मिल गया आपको, कथा सरित सागर भाई सोमदेव। अब ये लोग जो है ये रिलीजियस बुक नहीं है, ये सब कहीं पॉलिटिकल है, मेनली पॉलिटिकल रहता है। अब लोग ये अपना सोसाइटी वगैरह की बात कर रहे हैं। कथा सरित सागर किसने लिखा है? सोमदेव ने। तो सोमदेव ने क्या लिखा है? कथा सरित सागर। बृहद कथा मंजरी जो है ये क्षेमेंद्र ने लिखा है, ठीक है। ये सब जो है आपका, अब इसमें भी आप देखेंगे कि मौर्य की बात की गई है कथा सरित सागर में भी, ठीक है। तो ये 3 बुक हैं, ये नॉन रिलीजियस कैटेगरी में आते हैं। और 11वीं सदी में आने के बाद हमको 11th सेंचुरी में एक बुक मिलती है जो राजतरंगिणी है, जो कल्हड़ ने लिखी है, कल्हड़ ने लिखी है। अब इसमें आपको कश्मीर का इतिहास मिल जाएगा। तो ये सब नॉन रिलीजियस टेक्स्ट बुक हैं, लेकिन स्टिल ये हिस्टोरी बुक हैं। इससे हमको काफ़ी वहाँ के उस समय के लाइफ टाइम के बारे में, लाइफ और सोसाइटी के बारे में हमको पता चलती है। अब ये तो हो गए सारे इंडियंस राइटर, ठीक है। अभी हम लोग सोर्स डिस्कस कर रहे हैं, सोर्स डिस्कस कर रहे हैं, लिटरेरी सोर्स वगैरह का डिस्कशन चल रहा है। अब उसमें आप देखेंगे कि फिर जो फॉरेन ट्रैवलर्स वगैरह थे, तो उसमें भी कई तरीके थे, जैसे ग्रीक हो गए, इरानियन हो गए, रोमन हो गए, फिर उसके बाद चाइनीज़ आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रीक और रोमन को देख लेते हैं। थियसस वाजे थियोसस वाजे पर्सियन फिजिशियन फ्रॉम ईरान, ठीक है। अब ये कोई फैक्ट कहीं पूछ दिया होगा, हेरोडोटस ने, मैं पता है कि ये जो फादर ऑफ हिस्ट्री हैं हेरोडोटस, हिस्ट्री में इन्होंने इंडिया और पर्सिया का जो है 5th सेंचुरी बेसी का आपको रिलेशन लिखा है, ठीक है। और जो डिटेल है एलेक्जेंडर का, एलेक्जेंडर ने जो इंडिया पे इन्वेजन किया था, तो उसके जो कंटेम्प्रेरी थे, राइटर थे, उसमें नियरकस, ओनोसियस, एरिस्टोबुलस, तो ये जो लोग थे उसके कंटेम्प्रेरी थे। इन्होंने जो है सिकंदर का जो भी लाइफ डिटेल वगैरह लिखा है, तो उसमें जो है इन सब सोर्सेस को हम लोग काफ़ी ऑथेंटिक मानते हैं, ठीक है। तो और एलेक्जेंडर के लेटर राइटर्स में आप देखेंगे कि 3 एम्बेसडर उसके, जो मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनियोसियस जो है, ये लोग नोटेबल हैं। तो मेगास्थनीज ये तो सेल्यूकस निकेटर का ये एम्बेसडर था, और ये आया किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य के। अब देखिए अगेन इसमें भी आपको मौर्य डायनेस्टी के, इसीलिए मौर्य डायनेस्टी को जो है सबसे ऑथेंटिक डायनेस्टी माना जाता है। क्योंकि लगभग सभी इतिहासकारों ने, और हर तरह के सोर्स में आपको, अभी हम लोग जब आर्कियोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको अशोक वगैरह, चंद्रगुप्त वगैरह की बात की जाएगी। तो ये डायनेस्टी ऐसी है जिसके बारे में लगभग सभी लोग बात कर रहे हैं, तो इसको तो आपको 100% सही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए मेगस्थनी ने जो बुक लिखी इंडिका, और इसने जो है मौर्यन सोसाइटी और कल्चर वगैरह की बात की। डायमिकस जो था, ये जो था टॉलमी का अम्बेसडर ऑफ सीरियन मोनार्क एंटीओकस था, और सॉरी टॉलमी का नहीं था, टॉलमी तो इजिप्ट का था। तो सीरियन जो मोनार्क था एंटीओकस, वो तो बिंदुसार है, यानी इसके बेटे जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो बिंदुसार था, उसके कोर्ट में आया था, ठीक है। और डायनोसस जो है ये जो है इजिप्ट का था, कि इजिप्ट की टॉलमी फिलाडेल्फियस का जो क्या नाम है वो था, अम्बेसडर था। ये आया था अशोक में। तो चंद्रगुप्त के टाइम में कौन आया? आप देख लेते हैं, मेगास्थनीज, ये किसका था? सेल्यूकस निकेटर का था।
उसके बाद बिंदुसार के कोर्ट में कौन आया? सीरिया के किंग जो है उनका एंटियोकस के टाइम में आया, बिंदुसार के टाइम में। उसका नाम क्या था? डायमेकस। फिर डायन्योसियस जो आया था, ये किसका था? ये इजिप्ट का टॉलमी का था। ये आया अशोक के टाइम में। ठीक है, तीनों लोगों के टाइम कोर्ट में तीनों लोग आए। तो अब जो तीन लोग आए और ये सब वो थे, एम्बेसडर थे, तो इन्होंने कुछ लिखा। टॉलमी ने ये एक बुक लिखी ज्योग्राफी, और उसमें जो है कुछ इंडिया के बारे में भी लिख दिया। पिलनी जो है इसने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी 1st सेंचुरी BC के आसपास, और इसमें जो है इंडियन एनिमल, ट्री, मिनरल वगैरह की बात की गई है। ठीक है, तो देर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर ऑफ द बुक पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ठीक है, इसका हमको कोई ऑथर नहीं मिल पाया, लेकिन उसने जो है इंडियन ओशन और 1st सेंचुरी BC के बाद में इंडियन पोर्ट और उसके मर्चेंडाइज वगैरह का काफ़ी बहुत सारा आपको डिटेल दिया। तो ये ग्रीक ग्रीक ऑथर हो गए, पर्शियन ऑथर हो गए। अब हम लोग बात करेंगे चाइनीज ऑथर। तो जो फाहियन है, ये आया था 5वीं सदी में, यानी गुप्ता के टाइम आया था, चंद्रगुप्त के टाइम में आया था। ये गुप्त डायनेस्टी की बात चल रही है। तो इसका भी हमको प्रूफ मिल गया। वहाँ पे आप देखिए, जो आपका वायु पुराण था, उसमें गुप्ता पीरियड की, गुप्ता डायनेस्टी की बात की गई थी। और यहाँ पे फिर आ गया, तो अब जहाँ से दो दो तीन तीन सोर्सेज मिलने लगते हैं, तो उसको हमको मानना ही पड़ता है। ठीक है, तो फाहियन जो है, और इसने जो है वहाँ के सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कंडीशन के बारे में बात की। ठीक है, ह्वेन अब हिंसोंग आएगा हर्षवर्धन के टाइम में, ये आएगा 5वीं सदी में, तो ये आएगा आपका 6ठी सदी में, सॉरी 7वीं में दिखा रहा है इसमें। ठीक है, तो हर्षवर्धन के टाइम में आएगा, और ये जो है लगभग 16 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेगा। 16 साल तो रहेगा टोटल, इसमें 6 साल जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में रहेगा। और इसका जो बुक है उसका नाम है CU की, ये बुक का नाम है। और जो इसने इंडिया को बोला, इंतु बोला, इंतु, इंतु, हिंदू होता है ना, हिंदू। तो ये लोग, अब चाइनीज लोग हिंदू बोलेगा तो क्या बोलेगा? इंतु, इंतु। समझ रहे? मेरा मेरा मतलब ये खुद का इंटरप्रिटेशन है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसने ये हिंदू बोलना चाहता था। ठीक है, और हिंसान को प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम, ये इस तरह के फैक्ट कुछ कुछ पूछ लेते हैं कि प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम यानी प्रिंस ऑफ पैसेंजर। ठीक है, फिर उसके बाद एक आया इत्सिंग। इत्सिंग आया, ये जैसे ये 7वीं सदी में जो आपके आए ह्यूनसॉन्ग, तो उसके बाद इसी शादी में लेटर फेज में, मतलब लगभग अंत में आया इत्सिंग। लेकिन इसने जो है जो डिटेल दिया है वो गुप्ता पीरियड का दिया है। ठीक है, तो इसने जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ विक्रमशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी की तो बात किया है, और ये जो है मेनली क्या खाते थे, कैसे पहनते थे, ये सब वगैरह की इसने बात की है। सोशल लाइफ की वगैरह के बारे में बात की है। तो इत्सिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके जो है मातुल्लिन, ये जो है इसने हिस्ट्री में बात की है, किसकी? हर्षा की और चालुक्य, चाउ जू का कुआ। ठीक है, तो इस चाउ जू और इस बात की है, और इसमें चोला डायनेस्टी की बात की गई है। ठीक है, तो माँ तुआन लिन। ठीक है, और एक और जो चाइनीज टर्पोलॉजिस्ट सुंग युंग, ये जो है 518 इंडिया में, 518 ईस्वी में इंडिया में आए। ठीक है, तो ये सब जो राइटर हैं, इन्होंने भी कुछ कुछ लिखे, और उससे हमको पता चलता है कि उसमें सोसाइटी वगैरह क्या रही होगी। उसके बाद अरब के लोग आते हैं, जब इस्लाम का इन्वेजन होता है इंडिया पे, तो अरब और टर्किश बहुत सारे लोग आते हैं। तो अरब ऑथर में हम लोग देख लेते हैं, अल बरूनी जो है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल बरूनी, आज जो भी हम लोग हिस्ट्री उस समय का हम लोग जो देखते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अल बरूनी है। और ये किसके साथ आ रहा है? ये गजनी के साथ आ रहा है, गजनी, गजनी के साथ आ रहा है, और 11वीं सेंचुरी में आएगा। और इसने जो एक बुक लिखी, किताबुल हिंद बोलते हैं या तहकीक हिंद बोलते हैं, और उसमें उस समय राजपूत पीरियड के सोसाइटी, रिलीजन, कस्टम वगैरह की बात की गई है। और अल बरूनी जो था, एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, साइंस में, अरबिक में, पर्शियन में, संस्कृत में, ये वेल वर्स था, सब कुछ सीखा इसने। इसने काफ़ी इंटरेस्ट लिया कुल मिला जुला के। और अरब ट्रैवलर जो सुलेमान था, वो जो है 19वीं सेंचुरी में इंडिया में आता है, और वहाँ के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन के बारे में बात करता है, जो उसमें पाल राजा और प्रतिहार राजा थे। ठीक है, अल मसऊदी एक राइटर होते हैं, तो ये आपका अलबरूनी हो गए, सुलेमान हो गए। अलबरूनी जो आते हैं ये बगदाद से आ रहे हैं, बगदाद यानी इराक, या इसको पर्सिया मान सकते हैं। तो ठीक है,
ये आ रहे हैं, और उसमें इन्होंने राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बारे में बात की। सुलेमान जो है पाल और प्रतिहार, प्रतिहार दोनों में कॉमन है, गुर्जर प्रतिहार। तो अगेन जब कॉमन हो जाता है तो उसको थोड़ा सा मानना हम लोगों को पड़ता है। राजपूत रूलर वगैरह की बात हम करते हैं। अब हो गया अदर फॉरेन राइटर। अब ये तो हो गए मेजर, जैसे चाइनीज हो गए, इराक ईरानियन हो गए, आपके ग्रीक हो गए। लेकिन अब अदर जो फॉरेन राइटर, जैसे इब्न बतूता है, ये अफ्रीका से आएगा, लेकिन अरबिक में लिखेगा, ये अफ्रीका का, आपका मोरक्को जो था अफ्रीका कंटिनेंट में, वहाँ से आ रहा है। और ये जो है 14th सेंचुरी के, जब मोहम्मद बिन तुगलक था उसके आसपास आता है, और अपना एक बुक लिखता है रिहला, उसमें जो है उसमें की सोसाइटी और उसमें का जो भी चीज़ है वो लिखता है। ठीक है। तारानाथ एक राइटर हुए, तिब्बतन राइटर हैं ये, और इन्होंने जो है कंगियूर और तेंगियूर करके लिखा है। तारानाथ ने ही जो है वो जो एक कहानी है ना, नालंदा को जलाने वाली। अब अल बरूनी ये लिखते हैं कि नालंदा को जो है बख्तियार खिलजी ने जलाया। ठीक है। और यहाँ पे आकर के ये तारानाथ लिखते हैं कि ये जो है वहाँ के गया नालंदा के ब्राह्मणों ने जलाया। तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है। मार्को पोलो जो है, ये जो है आपका इटालियन था, ये आया उस समय पांड्यन डायनेस्टी को किया, 13वीं शताब्दी में आकर के किया। तो ये सब हमारे जो है फॉरेन जो राइटर है उनके सोर्स थे। अभी भी हम लोग लिटरेरी सोर्स की बात कर रहे थे। ठीक है। तो ये लिटरेरी है, तो लिटरेरी में क्या होता है कि फिर आदमी जो है थोड़ा उसमें इधर उधर अड़ा चढ़ा के बढ़ा चढ़ा के लिखता है। नॉर्मली क्या होता है कि राजा के टाइम लिखना पड़ता है। आर्कोलॉजिकल सोर्स में क्या होता है कि जो जैसा वहाँ पे उस समय कंडीशन रहा होगा तो वो एज इट इज़ रहता है, उसमें कुछ ज़्यादा, तो ये इसको मोर ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आपको उसको फिर डिसाइफर करना कि क्या एक्चुअली में वही है जो आप उसको डिसाइफर कर पा रहे हैं। तो ये एक चैलेंजिंग रहता है इसमें। फिर भी हमको देखेंगे आर्कोलॉजिकल में, आप देखेंगे तो इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑथेंटिक, ऑथेंटिक जो है वो इसको माना जाता है। क्योंकि अब मान लीजिए बिल्डिंग है, तो उसमें जो जो बिल्डिंग उस समय रही होगी वो आज भी है, तो उसको उसमें क्या है, मोनूमेंट्स हैं, कॉइन्स जो उसमें चलते रहेंगे वो होंगे ही। तो बुक वगैरह लोग तो जो पैसे पे भी लिखवा देते हैं, इसमें इन्फॉर्मेशन इधर उधर होने का कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। लेकिन जो जैसा सोसाइटी रहेगा आर्कोलॉजिकल सोर्स, मतलब वहाँ पे जैसी सोसाइटी थी वो हमको उस समय मिली आज भी। तो देखिए सबसे एंशियंट जो है ये 1400 BC का आपका बोगाज, बोगाज कोई जो सेंट्रल एशिया माइनर है यानी टर्की है आज का, वहाँ पे एक मिला है जिसमें जो है वैदिक डेटी इंद्रा, मित्रा, वरुणा, नात्स्य, इन सब का मेंशन किया हुआ है। तो यही सब तो जो थ्योरी है वो बताती है कि जो है आर्यन जो सिविलाइजेशन है ये सेंट्रल एशिया से इंडिया को आई। अब सेंट्रल एशिया वाला वही पार्ट है, ताजिकिस्तान, इराक, ईरान, वो सब वाला पार्ट जो है। तो ऐसे होते हुए तो पहले ये लोग ईरान में आकर के सेट हुए, वहाँ से चले, फिर उसके बाद फर्दर इन लोगों का एक्सपेंशन जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जो है इंडिया में के अंदर जो है वो है अशोका का। ठीक है। ये 3rd सेंचुरी BC का है, और ये जो है 1400 BC का इसको माना जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो अशोका जो, अशोक का कई नाम से उन्होंने क्या अशोका नेम, तो अशोक जो पर्टिकुलर नेम था ये कहाँ कहाँ हमको मिलता है, तो ये मस्की में मिलता है, गुर्जरा में मिलता है, नेत्यूर में मिलता है, और उडे गुलाम में मिलता है। ठीक है। ये 4 जगह पे आपको अशोक का खुद का नाम मिलेगा। ठीक है। और अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो मेनली जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट रहेगी, और ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्मेनिक स्क्रिप्ट में, मतलब जहाँ जहाँ जैसा था। तो इंडिया में जैसे ब्राह्मी था, खरोष्टी जो बलोचिस्तान वाला एरिया था, ग्रीक जो पर्सिया वगैरह में हाँ पर्सिया वगैरह में लिखवाता था, और अरामेइक जो है ये शायद श्रीलंका का है। ठीक है। तो एन आर्टिकल रिटन बाय इंडो ग्रीक एम्बेसडर हेलिडोरस और गरुड़ पिलर, ये जो एक है अम्बेसडर, इसने 20 नगर में एक गरुड़ स्तंभ बनवाया था। गरुड़ पिलर बोलिए, गरुड़ स्तंभ बोलिए, विदिशा मध्य प्रदेश में। तो ये जो है उस समय का जो भागवत रिलीजन था, भागवत या वैष्णविज्म बोलिए, बुद्धिज्म का जो लेटर फेज था उसको भागवत धर्म बोला जाने लगा था। ठीक है। तो इमीडिएट जो बुद्धिज्म का जो इमीडिएट सक्सेसर था वो भागवत धर्म था, फिर भागवत से वैष्णविज्म में कन्वर्ट हुआ था। यही सब जो रीजन है जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि जो इंडिया के अंदर जो वैष्णविज्म है, जो आज का हिंदू है, वो ऐसे ही जैसे बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म से फिर भागवत बना, भागवत से फिर वैष्णविज्म बना। ठीक है।
ऐसा ये वन पॉइंट ऑफ व्यू है एक कुछ लोगों का, ठीक है। तो उसने जो है गरुड़ स्तंभ बनाया, ठीक है। मंदसौर जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो है सिल्क जो सिल्क के जो कारीगर थे उनके बारे में मंदसौर इंस्क्रिप्शन बताता है, ठीक है। तो ये सब जो भी मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब नाम जो है आपको याद रहने चाहिए, यही सब जो है पूछता है। अब परपोलिस, बेहोस्तीन, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये इरेनियन जो राजा था डेरियस, उनके बारे में बताता है। और उनके बारे में ये बताता है कि ये जो है, अब जैसे ये अगर इंडिया है तो ऐसे सिंध नदी गई है, इंदस नदी यहाँ जाकर अरेबियन सी में गिर जा रही है। तो और ये यहाँ पे आपका, तो और ये जो है ये कुछ पाकिस्तान का हो गया, फिर अफगानिस्तान हो गया, और ये पार्ट जो है ईरान है। तो ये ईरान का ही राजा था, और ये इसकी जो टेरिटरी थी ये सिंध के किनारे तक आ गई थी, ठीक है। तो और ये कहाँ से हमको पता चलता है, तो ये मिलता है आपका पर्सपोलिस और बेहुस्तून, ये जो दो इंस्क्रिप्शन है इसमें जो है डेरियस की बात की गई है कि इसकी जो टेरिटरी थी वो इंडस रिवर के पास आ गई थी, ठीक है। और जेम्स प्रिंसप जो है ये ब्रिटिश टाइम में थे, इन्होंने जो है अशोका ने के जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे उसको पढ़ने में सफलता हासिल की। नहीं, अशोका की वगैरह की हिस्ट्री तो सामने कभी आ ही नहीं पाती, ठीक है, ठीक है। तो और कब कब पढ़ने में सफलता हासिल की, 1837 एडी में पढ़ने में सफलता हासिल की, ठीक है। और इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी होती है उसको एपिग्राफी बोलते हैं, एपिग्राफी, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप देखेंगे कि 510 बीसी में, ये जब डीरियस का टाइम है, द इंस्क्रिप्शन ऑफ ईरान, अच्छा ये मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है, ये 510 एडी होना चाहिए, क्योंकि जो सती का जो इसमें अभी सती की बात हो रही होगी, सती जो है ये गुप्ता पीरियड का ही ये है, ठीक है। तो 510 एडी में जो ईरान है, ये वाला ईरान नहीं, ये ईरान जो है आपका ईरान, एरण एरण भी बोल सकते हैं इसको, ये जो है आपका एमपी में है। तो वाइफ ऑफ गोपराज, ये भानुगुप्त, देखिए आगे ना, भानुगुप्त के एक सैनिक थे, उनकी उनकी वाइफ ने हस्बैंड के साथ बैठ करके, तो ये जो है एविडेंस मिलता है सती का, गुप्ता पीरियड में, ये 510 एडी होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये सब हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। अब जो इंस्क्रिप्शन हमको मिले आर्कोलॉजी में जब स्टडी करेंगे उसका, तो इंस्क्रिप्शन मिलेंगे हमको, वहीं से तो पता चलेगा तो वो किस राजा से संबंधित है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा कि यही सब प्रश्न बनेंगे फिर आप। तो हाथी गुम्फा का एक इंस्क्रिप्शन मिला, वो किंग था, किंग खारवेला, और ये जो है लगभग जैन मतावलंबी थे, ठीक है। फिर जूनागढ़ गिरनार का जो इंस्क्रिप्शन है वो रुद्र दमन का है, और इसमें जो है चंद्रगुप्त के बारे में हमको जानकारी मिलती है तो ये राजा रुद्र दमन का। और नासिक प्रशस्ति जो है ये गौतमी बालाश्री का लिखा हुआ है। प्रयाग पिलर जो है ये समुद्रगुप्त का है, गुप्ता ही इसका। मंदसौर का जो है मलवा रूलर एसो बर्मन का लिखा हुआ। मंदसौर, मंदसौर में हम लोग अभी देखे थे ना, जो वो गरुड़ स्तंभ वगैरह का जो था, तो उसमें राजा ये थे मलवा रूलर एसो बर्मन थे। ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है पुलकिसिन दो का था, ये नर्मदा नदी के किनारे, ये अगेन एमपी में। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन जो है प्रतिहार किंग भोज। और भीतरी और जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है ये स्कंदगुप्त का है। और देवपारा प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन जो है बंगाल किंग विजय सेन का है। तो ये सब जो है आपको इंस्क्रिप्शन और जो भी चीज़ें हैं ये आपको याद रहनी चाहिए, किंग वाइज ये पूछता है। अब हम लोग चलेंगे कॉइन्स पे। तो कॉइन्स की स्टडी को हम नोमिस्टमैटिक्स बोलते हैं, नोमिस्टमैटिक्स, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो कॉइन किससे मिलकर बनता है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड और लेड से मिलकर। तो ओल्डेस्ट कॉइन जो है मार्क कॉइन होते थे गुप्ता पीरियड वगैरह में, गुप्ता बोल रहा हूँ, मौर्यन पीरियड में जो है मार्क कॉइन चलते थे, ठीक है, 5th सेंचुरी बीसी। और इनको जो है पंच मार्क कॉइन बोलते थे, मतलब कोई एक सिंपल सा कॉइन मेटल का ले लिया, उस पर कुछ मार्क रहता था, पंच मार्क, वही चलता था, रास्ता ही रहा होगा मेनली। और इंडियन लैंग्वेज ड्यू टू द देयर स्टैंपिंग, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सातवाहन फिर आकर के लेड चलाने लगे, मैक्सिमम लेड रहेगा, सिल्वर वगैरह भी ये लोग चलाएंगे। और गुप्ता रूलर जो है वो गोल्ड चलाएंगे, गोल्ड, ये लोग भी सिल्वर चलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और इंडो इंडो ग्रीक जो थे, इंडो ग्रीक वही जैसे अलेक्जेंडर हो गया, तो ये लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे आकर के गोल्ड कॉइन्स का इन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू किया, ठीक है।
अब स्कल्पचर्स, मेमोरियल, बिल्डिंग, पेंटिंग, इसकी बात कर लेते हैं। कुछ मंदिर वगैरह भी रहे होंगे, कुछ स्तूपा वगैरह मेनली। तो भारहूत, बोध गया, अमरावती, ये जो है उस समय के हैं, जो वहाँ की उस समय की लाइफ को बताते हैं। और बिल्डिंग स्टाइल ऑफ पैलेस, टेम्पल रिवील्स दैट द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्ट दैट टाइम। ठीक है, तो किस स्टाइल में बना वो सब आपको पता चलेगा। तो इंडियन जो कल्चर था वो आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ था। ठीक है, और इस समय जो है एजेंटा एलोरा की जो पेंटिंग्स वगैरह हैं ये तो वर्ल्ड फेमस है ही। तो ये हमने सोर्सेज वगैरह की बात कर ली। अब सोर्सेज के आधार पे जो है हम टाइमलाइन वगैरह बनाएंगे कि कहाँ पे कब क्या हुआ, किसको आगे किसको तो पीछे रखना है। तो वो सब के लिए हमको एक टाइमलाइन बनानी पड़ती है, तो एक डिवीजन होता है। तो अब हमने सोर्स को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में सॉरी, हम लोग अब उसकी उसकी बात करेंगे। ठीक है, पीरियड। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और कोई फीडबैक है तो ज़रूर दीजिए। थैंक यू।